आपको लगता है कि आप एकदम तीर छप्पर फाड़ देंगे तो आप इस फील्ड के लायक नहीं है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज है, हर जगह कुछ ना कुछ धोखा है। क्या? लेकिन एक बात है, स्ट्रेस में भी मजा आता है, जितना टेंशन उतना मजा, क्योंकि आपको पता है कि उससे ज्यादा टेंशन हमको अब नहीं आ सकता है। हम जीवन में इतना टेंशन झेल चुके हैं ना कि अभी टेंशन जो है ना मेरे पास, वो लगता है कि छोटा मोटा है, उससे बड़ा टेंशन क्या होगा। तो अगर आप स्ट्रेस में जिंदगी जिए हैं या जी रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको उतना टेंशन और कोई नहीं देगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाइए। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन से मेरा बचा हुआ, बाकी चर्चा तो नहीं हुआ था, हिस्ट्री चर्चा नहीं हुआ है कल। इतना आसान क्वेश्चन दिए ना कि बच्चों अगर आंखियों बंद करके मारता ना तो सही होता, एकदम डिफरेंट। ये क्वेश्चन कहाँ गया? ये सुधार करवा दिए थे, उन्नत करवा दिए थे, पढ़ाए भी थे, स्पेशल फोटो भी डाला हुआ था जनजातियों को लेकर कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, नहीं था? बताए थे ना, बजट में पढ़ाए थे इस बात को। तो ये क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं तो भगवान ही जाने कि आप कौन सा क्वेश्चन सही करिए। चलिए सेकंड पर आते हैं, ये नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम जो नहीं पढ़ाते हैं जरूर देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक क्वेश्चन हम आपको प्लस कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं। कहता है 2024-25 के अनुसार 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई। जातियों मतलब होता है श्रेणी, श्रेणी की बात किया गया। तो 4 श्रेणियों में से कौन नहीं है? तो बेरोजगारी नहीं है आपका, कृषि आपका है, कृषि ही है, देख लेते हैं। किसान है, किसान यहां दिया हुआ है, किसान है, महिला है, युवा है, और एक है गरीब, गरीब है। बेरोजगारी नहीं है, कृषि तो दिया हुआ है। बेरोजगार मेरे इसी का क्रॉप प्रोडक्ट है, वो है गरीबों पर। हाँ 24-25, लेकिन उसका कई सारा तत्व इसमें शामिल कर लिया गया है ना, लेकिन उसको फोकस में नहीं रखा गया। जैसे देखिए, रक्षा बजट तो फोकस में नहीं रखा गया है, साइड लाइन है, तो ये भी साइड लाइन है, लेकिन ये फोकस बिंदु है। तो आपका हो गया गरीब, अब आपका हो गया एक तरफ गरीब, दूसरे तरफ महिला, तीसरे तरफ करीब कौन है? किसान। और ये किसान कैसा है? युवा। और युवा किसान के साथ महिला भी किसान भी है, क्योंकि आपको पता है कृषि का महिलाकरण कर दिया गया। मुंह मत बनाओ, सीधा देखो इधर, सीखो, एग्जाम में बैठोगी बन जाएगा। ठीक, तो 24-25 बजट में 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित किया है, उसमें कौन है? नहीं है, तो बेरोजगारी नहीं है। ठीक, देखिए एकदम एकदम एक सेंटेंस में दिया हुआ है, जो आपको नोट्स दिए हैं ना उसका अंतिम जाइएगा, एक लाइन में दिया हुआ है कि गया कॉरिडोर को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तर्ज पर बनाया जा रहा है, दिया हुआ है। देखिए हम जो नोट्स दिए होंगे उसमें निकालिए, एक पूरा पेज दिया हुआ है उसमें एकदम कि गया को अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा की तर्ज पर बनाने की बात हो रही है। पूछ क्या रहा है? पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना में सिर्फ बिहार शामिल नहीं है, झारखंड भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, अन्य राज्य भी शामिल है। तो पूर्वोदय योजना के तहत गया कैसे विकसित किया जाएगा? अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा के, क्योंकि हमारे यहाँ 3 गलियारा बनाने की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है? लिख लीजिए कौन कौन हो रहा है। 3 एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है, पढ़ाए हैं ऐसे 3 एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो रही है। पटना पूर्णिया लिख लीजिए, पटना पूर्णिया पहला, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, हाँ पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, और तीसरा है बोध गया दरभंगा भाया राजगीर भाया वैशाली एक्सप्रेसवे।
आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बोध गया टू दरभंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, बोध गया दरभंगा एक्सप्रेस वे। किसमें? हाँ तो रूटवा देखिए ना, रूट देखिए। वैशाली कैसे जाएगा? बिना पटना वाले जा सकता है? नहीं जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69। देखिए 69 तो पढ़ाए और दे दिए, 69 और 70 पढ़ाए और दे दिए, नहीं दिए थे? ये तो आसान सेक्शन था। और ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पढ़ाए इसलिए दिए, नहीं ऐसा नहीं किए, हम बजट का सेगमेंट से दिए 5 क्वेश्चन। कहता है भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? ये आपको पता है 1860, 18 फरवरी हम लिखाए थे, ये 7 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन है डेट वही। तो भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? तो यही हुआ, यही लिखवाए थे ना। हाँ 18 फरवरी लिखा था, 1860 था ना, 60। एक और क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? लिखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कोई बताएंगे? 26 नवंबर 1947। ठीक है, बहुत अच्छा। स्वतंत्र भारत मिसलेनियस से पूछ सकता है सारा क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन पूछें, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950। ये स्वतंत्र भारत हो गया, अगला गणतंत्र भारत हो गया। कब हो गया? 28 फरवरी 1950। याद रखिएगा डेट। एक ही क्वेश्चन रिपीट ऐसे हो गया, अगला नहीं होना चाहिए था, नहीं चलिए हो गया तो हो गया। कौन बड़ा सही कर दिया आप लोग? कहाँ सही कर दिया आप लोग? यही बात तो कह रहे हैं कि पढ़ाया वो सेक्शन अगर गलत हो रहा है तो ये आप पर जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने 1860 में, 1860 में। आजादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया? सनमुखम चेट्टी ने, सनमुखम चेट्टी ने, ठीक है। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। लिख लीजिए, सारा लिखते जाइए, लिखते याद नहीं रहेगा, टैलेंटेड अभी नहीं बनना है। अब हम एक पर बोलना छोड़ देंगे, लिखे चाहे नहीं लिखे, इधर लोग लिखते रहिएगा। देखिए ना कैसे हो गया, ये चलते हम गिरेंगे। चलिए ये तो फैक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन, 15.14 लाख किलोमीटर, ये इसमें कुछ नहीं है, 15.14 लाख किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन, कितना मस्त है देखिए। कहता है, बस सुनते जाइए, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, जरा ऐसे ही देखते हैं, इसको रखते हैं। कहता है 2023-24 में आर्थिक समीक्षा असमानता का संकेतक गिन्नी कोएफिशिएंट पढ़ाए थे क्लास में। 2 कोएफिशिएंट पढ़ाए थे, एक तो गिन्नी गुणांक पढ़ाए थे और एक लॉरेंज वक्र पढ़ाए थे। याद है कि नहीं याद है? ये लोग देखो, हाँ सर पढ़ाए थे, दिमाग में जोर डाला, आप नहीं आए थे, जो आए थे उनको याद होगा। लॉरेंज वक्र में हम लोग एक्स वाई बनाए थे, समांतर रेखा बनाए थे और वक्र बनाए थे, और कहते थे जैसे जैसे नजदीक जाएगा समानता बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा। समानता बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? समानता तो बढ़ते जाएगा, असमानता कम होते जाएगा। और गिन्नी गुणांक के बोले थे कि 0 से 1 तक रहता है, 0 की तरफ बढ़ते हैं तो समानता आता है, और 1 की तरफ बढ़ते हैं तो असमानता आता है। ये थ्योरी याद है ना, पढ़ाए थे ना अमन? अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन आसान है। देखिए क्या कह रहा है, गिन्नी कोएफिशिएंट सूचकांक में देश के ग्रामीण क्षेत्र के मामले 0.283 से
घटकर 0.266 हो गया। क्या बता रहा है? समानता की ओर बढ़ रहा है, समानता की ओर बढ़ रहा है। देखिए, और शहरी क्षेत्र में 0.363 से कितना 3.14 तक है, तो घट रहा है। तो घट रहा तो किधर बढ़ रहा है? जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या होगा? देखिए देखिए, गलत कैसे गलत हो सकता है? एकदम दिमाग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि भैया लॉरेंज वक्र और गिन्नी गुणांक कैसे दिखाता है असमानता, ये पता होना चाहिए हमको। लॉरेंज वक्र में एक यह समानता का एक रेखा होता है, वक्र होता है, जैसे जैसे कम छोटा होगा वैसे वैसे समानता बढ़ेगी। तो हम लोग को ये आइडिया नहीं, आपका पढ़ाया हुआ सेक्शन आया है, लेकिन क्वेश्चन के लेवल को समझिए, कैसे पूछा है, कितना अच्छा से पूछा, प्यार से, कि भैया सुना ही होगी खाली किताब खरीद रही है, बड़ा अच्छा अच्छा किताब है तो हर रूम में, भाई लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, और पता नहीं किसका एस पांडे सर का बुक रखे रखे हो, एस के पांडे सर का, लेकिन सुने हो कि नंबर ना आवा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये खाली किताब के संग्राहक हैं, म्यूजियम बनाए हुए हैं, पढ़ते नहीं। जैसे इन्हीं से पूछते, भैया पढ़े हैं गिन्नी गुणांक? पढ़े हैं सुरेश? अच्छा बोल दिए अपने, तो बोलेंगे भाग गए थे सर, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, इसमें कुछ जान नहीं है, ये बात समझ के रखिए। पढ़े थे? ठीक। अब कहता है कि आप देखिए ये क्या है, ये है तथ्य, इसमें आप जानिएगा तभी करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 45.4, यही तो लिखवा रहे हैं, यही तो लिखवा रहे हैं। कहां गया? आर्थिक असमानता में कमी हो रहा है, यही तो दिखा रहा है, यही तो बता रहा है। देखिए आर्थिक असमानता कम हो रहा है। अच्छा हमको समानता बढ़ेगा, सही। अब ये भी उल्टे पूछा है आपसे, इसलिए दिमाग बहुत रह जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अनुसार भारत में गैर जीवाश्म स्रोत की हिस्सेदारी 45.4%, गैर जीवाश्म नॉन फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी 45. नॉन फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल्स, इंटरनेशनल फाइनेंस निगम के अनुसार भारत का विद्युत क्षेत्र में गैर जीवाश्म ईंधन पर हिस्सेदारी, विद्युत क्षेत्र में गैर जीवाश्म ईंधन पर हिस्सेदारी 45.4%। गैर जीवाश्म मतलब क्या हो गया? देखिए हम लोग पढ़े थे कि हम लोग थर्मल पावर से 60% से ज्यादा है जो बिजली उत्पन्न करते हैं। पढ़े थे ना कि कोयला से सबसे ज्यादा बिजली को उत्पन्न होता, पहले 64 था, फिर 60 हो गया। अब कह रहा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम कि भैया 64-60 नहीं है, अब कितना है? 45.4 है। एक और बात बोला वित्त निगम ने कि भारत G20 समूह में एकमात्र ऐसा देश है, सुन लीजिए, इंडिया इज ओनली कंट्री जिसके पास आगे आने वाले दिनों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होगा। एकमात्र ऐसा देश है जहां तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, यह भी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत कास्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन 6 मेजर एरिया, विच ऑफ दिस एरिया इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। ये वाला याद करवाए थे पिछला में, याद करिए, पिछला में ये 6 पॉइंट याद करवाए थे, याद नहीं है? चलिए कौन कौन होगा? तो पहला निजी निवेश को प्रोत्साहन, तो ये देखिए अगर नहीं हो जानते हो तो बोल दिए हाँ ये होगा, क्योंकि सरकार हमेशा प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने में लगी हुई है। तो पहला सही। एमएसएमई का विस्तार गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। विकास इंजन के रूप में कृषि गलत हो सकता है? अब देखिए उत्तर तक आप पहुंच गए। विकास इंजन के रूप में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होगा। तो क्या होगा? तो 3 और लिख लीजिए,
तीन ये हो गया, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर और एग्रीकल्चर एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। तीन और क्या होगा लिख लीजिए। ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोत, ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोत, ग्रीन सोर्स ऑफ और एनर्जी ट्रांसमिशन, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। अगला, शिक्षा रोजगार के अंतर को कम करना, ब्रिजिंग द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, ब्रिजिंग द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट गैप, एम्प्लॉयमेंट गैप। और राज्यों के दक्षता निर्माण में वृद्धि, इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ स्टेट, राज्यों के दक्षता निर्माण में वृद्धि। यही 6 पिलर है, यही 6 पिलर जो 2024-25 के बजट में अपनाया गया। अमृतकाल क्यों कर रहे पता है ना? 75वीं के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन तो है, दोनों कथन सही है। तो वैश्विक वस्तु निर्यात में देश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% रही है। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। और भारत का सेवा निर्यात सबसे ज्यादा रहा है, 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना रहा? तो 341.1 बिलियन डॉलर रहा है, 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। सेवा में एग्जैक्ट पता नहीं है, यूएसए का हो सकता है, चाइना का सेवा में नहीं। यूएसए का हो सकता है, एक बार चेक कर लेंगे। अगला कह रहा है 74 सी होगा, दोनों सही है। तुम कल नहीं आई थी? चलिए ये वाला क्वेश्चन पिछले बार भी दिए हैं, मुद्रास्फीति वाला, इन्फ्लेशन वाला, कि नहीं दिए हैं? सर कल वाला खाना हमरा याद नहीं है, पर 1 सप्ताह पहले वाला पूछ रहे। देखिए कहता है कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई की ओर ले जा सकती। अब एकदम ऐसे ही सेम क्वेश्चन क्लासरूम में बताएं, देख लीजिए, नहीं बताएं तो बताइएगा। हम बोले थे महंगाई कब बढ़ता है, चलिए डिमांड और सप्लाई का रूल पढ़े थे, याद है? डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, यानी इन्फ्लेशन अप होगा। अब है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, महंगाई कम होगा, यानी दाम कम होगा। और एक आइडियल सिचुएशन पढ़ाए थे, एज इक्वल टू डी, जो राम राज्य की संकल्पना में आएगा, जो अभी तक रियलिस्टिक नहीं। अच्छा देखिए ये पढ़ाए हैं ना, ये आप जानते भी हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा महंगाई लाना है, कैसे लाएंगे? तो कह रहा समग्र मांग में तीव्र वृद्धि, डिमांड बढ़ेगा, आपूर्ति से अधिक होगा तो क्या होगा? रेट बढ़ेगा। हम आलू खरीदने गए, हम आलू खरीदने गए 5 मन, मार्केट में 4 मन अवेलेबल। अब सामने वाला जान रहा है कि इसको लेना तो है, ये हमारे पास स्टॉक कम है, हम ज्यादा में बेच सकते हैं, तो महंगा बेचेगा। तो इसमें क्या दम था, हमको बताइए, इसमें क्या दम था? महंगाई बढ़ाना है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम है, महंगाई बढ़ जाएगा। नहीं, अच्छा एक बात सोचते हैं कभी कि अभी आज है सोमवारिया, सोमवारी, ठीक, बारिया बोल दिए जो गलत कर दिए, ठीक, किए हैं कि ये किए हैं, और कोई नहीं किए हैं। सबको अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, हाँ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलो सोमवारी के दिन फल का रेट या फ्रूट का रेट आप देखिएगा बढ़ जाता है, तीज के दिन रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है।
अरे बेल के पत्ता को गांव में पूछता नहीं है कोई, और वही बेल का पत्ता 10 रुपया में देता है, वही बेल का पत्ता 10 रुपया में देता है। तो इसको कहते हैं डिमांड और सप्लाई का रूल। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए कितना आसान से करा। समग्र मांग में तीव्र वृद्धि, रैपिड इंक्रीज इन एग्रीमेंट डिमांड मोर देन सप्लाई इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। क्या इसमें था दम, बताइए हम, बताओ। लेकिन नंबर नहीं लाएंगे और तब भी कहेंगे कि भाई क्वेश्चन का लेवल एकदम अलग है। कहाँ अलग? हम यही बताना चाहते हैं आपसे कि आप गलती कर रहे हैं कुछ मैटर में। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना इकोनॉमिस्ट बनना पड़ेगा। कैसे? तो सुन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज बढ़ाने में सहायता करती, जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता। मुद्रा अधिमूल्यन मतलब मुद्रा का दाम बढ़ जाना। पिछले बार मुद्रा मूल्यन पूछे थे, इस बार अधिमूल्यन पूछे। अधिमूल्यन मतलब मुद्रा का मूल्य बढ़ जाना, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया का रेट अभी 80 रुपया है तो 75 रुपया हो गया है, तो इसको क्या कहेंगे? मुद्रा का अधिमूल्य। बात समझिए, अधिमूल्यन मतलब औकात बढ़ गया। कल तक साइकिल चलता था, बाइक पकड़ लिया, तो ये क्या हुआ? अधिमूल्यन, अपने से अधिक का व्यवहार करना। ठीक है। अब कहता है कि ये कैसे संभव है, तो जब तक आरबीआई के 2 पॉलिसी को नहीं पढ़िएगा ये आपको नहीं बनेगा। तो आरबीआई समानता आप सुनते होंगे, त्रैमासिक आधार पर 3 महीने पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, इन सब पर समीक्षा करता है। और उस जो समीक्षा करता है वो जो नीति अपनाता है वो होता है संकुचनकारी नीति और विस्तारकारी नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशन फिजिकल पॉलिसी। इसी के तहत वो रेपो रेट और रिवर्स। अब क्या करा, सुनिए, ब्याज दर बढ़ाना है, तो ब्याज दर बढ़ाना है तो क्या करेंगे? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो हम कौन सी नीति अपनाएंगे? तो संकुचनकारी मोदी। अब ये पढ़ाएंगे तब आपको पता चला, बैंकिंग नहीं ना पढ़ाए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, उसमें आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। हम एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि आपको ना बने, लेकिन वही है ना, ये वाला यूज करने से इकोनॉमी से रोकिएगा तो नहीं बने। अभी तक ऐसा लगा हो एक जो पढ़े ही नहीं उसका तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पढ़े वो गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा दिमाग, बड़ा चीज ये, जो पढ़े वो गलती ना। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। कहता है, आप देखिए अगला क्वेश्चन और दिमाग वाला है। अब आप इसको बता दिए तो हम मानेंगे, क्वेश्चन ही समझा दीजिए ना, हमरा ज्यादा नहीं कुछ। कहता है सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश के व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? What is the contraction in private investment expenditure due to reduction in expenditure by the government is called outflow। बिल्कुल, इसको कहते हैं आउटफ्लो, यानी वही गम जिसको क्राउडिंग आउट भी कहा जाता है, क्राउडिंग आउट भी कहते हैं। अब ये क्या है ये सुन लीजिए, अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझिएगा। हम कहते हैं, अब इसको हम घर से ले लेते हैं, सुनिए हम इसको घर से ले लेते हैं। कहते हैं मेरे पापा ना अब पैसा देना कम कर दिए, पापा मेरे पैसा देना कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं है। पापा खुद ब्याज पर पैसा ला रहे हैं, तो ब्याज पर पैसा लाके क्या खर्चा ज्यादा करेंगे? नहीं करेंगे। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए सरकार पैसा लेके काम कर रही है, तो व्यय क्या कर रही है? कम कर रही है। फिर से सुनिए, तो घर में खर्चा एक समय बहुत ज्यादा होता था, अब बोलेंगे घर में सर खर्चे नहीं होता है, नहीं ये नहीं होता, क्यों? तो इनकम ही नहीं, इनकम नहीं तो हमको बाहर से पैसा लेना पड़ता है। अब बाहर से पैसा लेके ज्यादा खर्चा होगा नहीं। वही बात देश के साथ है, इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, इनफ्लो ही नहीं है, तो आउटफ्लो होगा नहीं होगा। तो कहते हैं सरकार जब खर्चा नहीं करेगी और हमारा कंट्री का स्थिति खराब हो जाएगा तो निवेश व्यय में संकुचन, यानी निजी निवेश कहेंगे कि हम आपके यहाँ व्यय करेंगे। जो घर का दिवाला निकला हुआ हो वो हम बाहर का आदमी जाके इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो क्या करेगा? यहां से पैसा उठाकर दूसरे जगह ले जाएगा, और दूसरे जगह मतलब क्या होता है? आउट होता है, क्राउडिंग आउट होता है। और यही उल्टा स्थिति आ जाएगा तो क्राउडिंग इन हो जाएगा। फिर से सुनिए, सरकार का स्थिति अच्छा है,
खर्चा करने के तैयार है। निजी निवेश देख रहा है, भाई इसके यहाँ तो डेली मकाने बन रहा है, तो बाहर से आके पड़ोसी कहेगा जरूरत है कुछ का बोलिएगा, हम आपका सहायता करेंगे। क्राउडिंग इन। एक और देखिए, डंपिंग आ गया है, क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। डंपिंग, डंपिंग क्या होता है ना भाई, आप एक काम देखे हैं, हमारे यहाँ रोटी बनता है रात में, गांव में समानता रात में रोटी बनता है, रात में रोटी बच जाता है, और वो आपको पता है कि महिलाएं खाना बर्बाद नहीं करती हैं जल्दी, तो वो उपाय सोचते हैं हमको क्या करेंगी, रात वाला खीर उड़ सजा के और रोटी एकदम अच्छा अच्छा सेक साक के गर्म करके, और पड़ोसी के यहाँ जाएंगे, देखिए ना कितना अच्छा खाना बनाए हैं, खाइएगा, तब पूरी देख के पूरा खा। उसको कहते हैं सस्ते में डंप कर देना, मतलब बेच देना। बात समझिए। हलवाई वाला क्या करता है, रसगुल्ला खराब हो जाता, सुनिए आप, रसगुल्ला हो जाता है खराब, तो क्या रसगुल्ला फेंक देता होगा? नहीं, फिर से रसगुल्ला तोड़ता है, उसमें केमिकल मिक्स करता है, फिर से उसको उबालता है, और वो फिर आपको दे देता है। जो आप सुन लीजिए, रसगुल्ला पहचाने कैसे, क्योंकि हम लोग कुछ दिन वो भी काम करवाए थे। रसगुल्ला एक स्पंजी होगा एकदम, जो स्पंजी होगा वो यानी पहली बार बना है पूरा स्पंजी, और जहां रसगुल्ला टाइट हुआ तब वो दोबारा और तिबारा बना हुआ। फिर से याद रखिए, स्पंजी और रसगुल्ला हमेशा काला जामुन होता था, काला जामुन कहलाता था, रसगुल्ला कहलाता था। तो रसगुल्ला हमेशा स्पंजी होता है, ऐसे करिएगा तो एकदम चिपकते चला जाएगा, जो सर जरा सा हुआ नाखर नुखर किया ना, हम ना चिपकवाओ वाला हाल है, तो वो समझ लीजिए कि है पुराना वाला। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते, तो उसी को डंपिंग कहते हैं, यानी सस्ते में सामान निर्यात कर देना, बेच देना। तो चाइना क्या करता है, डंपिंग करता है। डंपिंग वो क्या करता है ना, सामान सस्ते में आपके यहाँ भेज देता है, वो टैक्स घटा देता है, मूल्य अपना कम कर दिया। अब आप याद रखिए, जब मुद्रा का मूल्यन होगा तो निर्यात में वृद्धि होगा। बताए तो थे पिछले बार, मुद्रा का मूल्य कमेगा, निर्यात बढ़ेगा, आयात महंगा होगा। तो चाइना यही पॉलिसी अपनाता है, और इसलिए वो डंपिंग जोन बनाए हुए पूरे विश्व को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप सुनिए, वहां डेली करोड़ सामान बन रहा है, करोड़ सामान तो रखा हुआ बर्बाद हो जाएगा। कहता भैया सस्ता में निकाल दो, सस्ता में निकाल दो मतलब डंप कर दो। भारत में कोई क्वालिटी नहीं देखता है, भारत में बोलता है चीप और बेस्ट, बेस्ट देखने में हो और चीप पैसा हो। बाकी बचवा यहाँ 2 दिन चलेगा, हमारे ज्यादा दिन खेलबो नहीं करेगा। भारत के बच्चा भी रंगीन शौकीन का है, इतना इतना छोटा छोटा, वो 2 दिन कोई खिलौना के पाई पाई करवाएगा, तीसरा दिन तीसरा खिलौना चाहिए। तो चाइना उस पॉलिसी को अपनाता है। ठीक है, चलिए। डंपिंग टैक्स, जब सरकार आप डंप किए सामान को, भारत बोला भैया हम आने नहीं देंगे ऐसे फ्री फंड, हम आपको इस पर कोई टैक्स दे के आपको आना पड़ेगा। तो सरकार, आप देखिए, उसने रेट कम किया वहां पर, हमने बढ़ा दिया रेट। अब क्या है, वो सामान का मूल्य बढ़ जाएगा, तो भारत में अगर वो डंप किया हुआ सामान आएगा तो महंगा दिखेगा। बात समझ में आए? चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगर ऐसे डिस्कशन करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स वाले ऐसे कर रहे हैं, करंट वैसे नहीं करेंगे। ठीक है, अगला बढ़ते। देखिए ना कितना आसान, एकदम सस्ता क्वेश्चन है आपके पास, इससे सस्ता क्वेश्चन आपको ये नीति आयोग का नहीं मिलेगा। तो ऐसा सही बोल रहे हैं, देखिएगा आप, देखते जाइए सस्ता क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए, कैसे नंबर नहीं लाए आप पर डिपेंड करता है। सुनिए, कहता है नीति आयोग का उद्देश्य, पढ़ा चुके हैं नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला सुनिए। कहता है संघों और राज्यों के बीच नीतियों को लागू करना। सुनिए, इम्पोजिंग पॉलिसी ऑन स्टेट, क्या ये इसका काम है? आंख के अंधा आदमी भी बता देगा कि नीति आयोग लागू इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ही नहीं है, वो तो थिंक टैंक है। नीति आयोग थिंक टैंक है, तो इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी नहीं कर सकता है वो, तो ये तो हमारा गलत हो गया। देखिए कितना आसान से आप बना सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। दूसरा पढ़िए ना, अपने कहेगा भैया हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, कैसे? कहता राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निधियों का आवंटन, क्या इसका ये काम है? वित्त आयोग का क्या काम फिर बचेगा? वित्त आयोग का क्या काम है? निधियों का आवंटन से संबंधित सलाह देता है, तो ये भी काम इसका नहीं। हाँ, योजना आयोग रहता ना तो हम थोड़ा संकोचित रहते। योजना आयोग डिस्ट्रीब्यूशन पावर था उसके पास, 50 बार बताए कि मोदी जी हाथ जोड़ के योजना आयोग के अहलुवालिया के सामने खड़े थे,
लेकिन नीति आयोग तो फेडरलिज्म को बड़ा प्रमोट करता है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। संघवाद बताएंगे कोई? नहीं, छोड़ दीजिए, लेट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, कार्य नीतियां और दीर्घावधि नीतियां। याद कीजिए, 15 साल, 7 साल, 3 साल पढ़ाए थे, ठीक है। कार्यक्रमों को ढांचा डिजाइन करता है। देखिए कितना अच्छा शब्द यूज किया, डिजाइन करता है। तो नीति आयोग डिजाइन करेगा और क्या करेगा? क्या हार्ड क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा है रोजी? आ रहा है सर, आप पूछ दिए तो आ ही रहा है। देखिए हम बताते हैं, नीति आयोग जब पढ़िएगा ना, आप यूनिट पढ़िएगा, नहीं होंगे, आप पढ़े थे नीति आयोग? पढ़े थे? पढ़िएगा तो ये साफ बताया हुआ है कि वो थिंक टैंक, वो थिंक टैंक का मतलब सोचने का काम करता है, लागू करने का काम उसका नहीं है। दूसरा, आवंटित करने का काम उसका नहीं। देखो एक चीज सोचो जरा, आप लोग तो बैठे हुए हैं, पढ़ाने में बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है। जब आप डिस्ट्रैक्ट होते तो हम भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते। आदमी पागल नहीं है, पसीना में तरह तरह के पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है? ताकि आप समझें, रिजल्ट हो हमारे क्लास का। पता है एक दो अनसिंसियर स्टूडेंट होंगे, लेकिन वो सिंसियर हो जाएंगे समय के साथ, वो भी सिंसियर हो जाएंगे, उनसे भी हमको शिकायत नहीं है। लेकिन जो सिंसियर है उनसे शिकायत कि आप अभी नहीं होंगे तो कब हो। अब बताइए कि इकोनॉमी के इतना क्वेश्चन में कितना सही हुआ था आपका? कितना? 2? हाँ, 6? 10 में 6? अच्छा एक क्वेश्चन और है, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग के संबंध में गरीबी का आकलन तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी, ठीक है। गरीबी के आकलन में हम लोग 2 समिति पढ़े थे, तेंदुलकर और रंगराजन, याद है? बाकी सब तो पोषण के आधार पर, कोई पूछा भी था सर कैलोरी के आधार पर बोल रहे हैं सर, याद है? तो हम लोग ये पढ़ चुके, नहीं पढ़े ऐसा तो नहीं बोलिएगा। अच्छा एक और बात बता दे, ये सारा क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं वो एनडीए में आया हुआ है इसी साल, इसी साल एकदम 69 ट्रेंड को फॉलो किया। हम देखे तो अच्छा लगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम इसको इधर उधर से दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्लास पढ़े हैं वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम बनाए हैं और ऐसे किए हैं। 69 को फॉलो कर रहा है ये ट्रेंड। तो 69 में देखे ना कैसा क्वेश्चन था। चलिए अब आता है ये, निम्नलिखित में कौन कौशल विकास मिशन का उप उद्देश्य है? तीनों, तीनों, इसे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं, तीनों है। पोषण अभियान, पोषण अभियान जुड़ा हुआ है महिलाओं और बच्चों से, पोषण अभियान जुड़ा हुआ है महिलाओं और बच्चों से। मार्च 2018 में पोषण अभियान लाया गया। हाँ कौन? संस्थागत प्रशिक्षण सही है, दूसरा समुद्र पारीय रोजगार प्रशिक्षण देगा। हाय भगवान, आपको एग्जाम्पल याद करवाइए। देखिए याद क्या बोले थे कि आपको सऊदीया जाना होता है तो मुंबई में स्किल डेवलप करवाता है। सऊदी समुद्र पार है या हमारे पास है? समझ गए? इसके कारण हो रहा है। देखिए परिणाम कहता है उप उद्देश्य, उद्देश्य मेन उद्देश्य पूछ रहा है, उप उद्देश्य, उप उद्देश्य मतलब उससे जुड़ा हुआ होना। या एग्जाम्पल दिए थे ना ये वाला कि सऊदी जाना है तो आपको मुंबई में पूरा ट्रेनिंग व्रेनिंग देता है। हाँ पोषण अभियान मार्च 2018 में, पोषण अभियान का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिख लीजिए, पूछा जा सकता है। पीएम ओवर आर्चिंग, पीएम ओवर आर्चिंग, ओ भी ई आर ए आर, ओ भी ई आर ए आर ए आर सी एच आई एन जी, ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर, स्कीम फॉर, स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, HOLISTIC, होलिस्टिक न्यूट्रिशन।
चलिए, ये हो गया पोषण अभियान। हाँ, तो इसका आंसर दोनों है। बताए कि बेहतर सेवा सुपूर्ति के लिए अंतर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन पोषण अभियान के तहत होता है, और दूसरा महिलाओं बच्चों का बस, ये तो है, ठीक है, दोनों सही। अब आ जाते हैं, सर पढ़ा दिए थे पैरास्मा, हो गया था ना, ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है भारत। भारत लिख लीजिए सीक्वेंस, पहले नंबर पर है भारत, लिख लीजिए सीक्वेंस, लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर है कनाडा, नहीं है, अमेरिका। तीसरे नंबर पर है चीन, अमेरिका। तीसरे नंबर पर है चीन। बस 3 काफी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ खपत में हमारे लैंग्रेजियन पॉइंट 1 मिशन कौन सा है? आदित्य 11 मिशन। आदित्य 11 मिशन कितना नंबर देश है? चौथा नंबर देश है। पहला है यूएसए, दूसरा है यूरोप, और तीसरा है चाइना। लिख लीजिए, पहला है अमेरिका, दूसरा है यूरोप, और तीसरा है चाइना। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदित्य 11 मिशन के साथ, और लिख लीजिए। मिशन लॉन्च कब हुआ है? 23 सितंबर 2000, नहीं 2 सितंबर 2023। पहला बोले अमेरिका, दूसरा यूरोप, और तीसरा चाइना। सब का लास्ट में कॉपी चेक करेंगे कौन कौन लिखा है। अच्छा, ये उतरा कब था? 6 जनवरी 2024। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये वाला चंद्रयान, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट। 6 जनवरी 2024। चलिए अगला कहता है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक भारत में हुआ। 21 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, और यह बैठक भारत में हुआ है। यूनेस्को का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कि पता है? पता है क्या? हाँ लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, ऐसे है ना, यूनेस्को साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन करके, क्या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही है। अगला लिख लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया में कौन से स्थान पर है? चौथा है, लिख लीजिए, चौथा है। पहला 3 कौन है? लिख लीजिए, पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, और तीसरा है जापान। और चौथा कौन था? हांगकांग था। उसको पछाड़ते हम लोग चौथे स्थान पर आए। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन, और तीसरा है जापान। चौथा कौन था? हांगकांग, जिसको पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर आए। हाँ, नहीं तो ये तो चलते रहेगा, ये परस्पर चल, जैसे टॉप 5 इकोनॉमी में कभी भारत आता है अंदर, कभी बाहर जाता है, ये चलते रहेगा। गणतंत्र दिवस का थीम क्या है? भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की मातृभूमि। अगला, मुख्य अतिथि कौन थे? मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, लिख लीजिए, एमेनुअल मैक्रो। इस बार पहली बार महिला त्रिसेवा का संयुक्त रूप से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। पहली बार महिलाओं का त्रिसेवा मतलब वायुसेना, जल सेना, थल सेना, ठीक है। तो तीनों ने संयुक्त रूप, पहली बार हुआ है कि फ्रांस का कोई संस्था या संगठन इसमें पार्टिसिपेट किया है गणतंत्र दिवस में। लिख लीजिए, फ्रांस का 33 सदस्यीय बैंड
पार्टिसिपेट किया है, भागीदार बना है। इमैनुअल मैक्रो आए थे और पहली बार फ्रांस की संस्था ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कितना सदस्य है? 33 सदस्य। ठीक है, अफ्रीका के ऐसे तो अधिकतर देश जो है पीड़ित ही है बेचारे, लेकिन कैमरून जो है वो विश्व का पहला देश बना है जो मलेरिया वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। करीब करीब 2.5 लाख बच्चों को मलेरिया वैक्सीन दिया जा रहा है। उद्देश्य सिंपल सा है, सो जाइएगा आज। क्यों नींद आ रहा है? आप ही से। या तो हो सकता है एनवायरमेंट इतना सुखनुमा हो कि आज देखते ही नींद आ रहा हो। नहीं, आगे। हाँ, अच्छा, आपको पता भी नहीं चला कि आप तक पहुंचे हम। चलिए, हाँ, वैक्सीन का नाम लिख लीजिए, मॉस्क्रिक्स। आधा सा है, वैक्सीन का नाम है मॉस्क्रिक्स। मॉस्क्रिक्स। जल्दी खत्म कर देते हैं, हम भी परेशान है, पसीना ज्यादा है। चलिए, 89 का तो बी है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। हाँ, वो तो सही है। चलिए, युविका वाला क्वेश्चन पहले भी टेस्ट में आ चुका है। हाँ, इसरो क्या है? तो 8th क्लास तक के पढ़े जो बच्चे ना साइंस एंड टेक में रुचि के लिए इसरो ने युविका प्रोग्राम चलाया। युविका 2024 चलाया। किस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए? 8वीं क्लास पास बच्चों के लिए, ताकि उनका भी साइंस एंड टेक में, और खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए युविका। हाँ, उद्देश्य वही है कि गांव के बच्चों को भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जोड़ा जा सके। बाकी सल्लार मूवी है, बताने की जरूरत है नहीं, सल्लार होगा। बेस्ट फिल्म कौन सा है? जवान। अरे सब बिकता है, पता नहीं आपको। बेस्ट मूवी है जवान। अब बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में किसको दिया गया है? 12th फेल। क्या? 12th फेल फिल्म क्रिटिक्स में किसको दिया गया? ठीक है, ये अब ऐसी है, इसका कोई बताना नहीं है। प्रो कबड्डी लीग 10वां सीजन ये बना है पुनेरी पलटन वर्सेज, हाँ, किसके विरुद्ध, किसके साथ था? हरियाणा स्टील्स के, हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। पिछले बार भी था ये उप विजेता, पिछले बार ही पुनेरी पलटन उप विजेता था, इस बार विजेता बनी है। अच्छा, इसी में सीजन का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? लिख लीजिए, असलम इनामदार। असलम इनामदार सबसे महंगा खिलाड़ी। प्रो कबड्डी, हाँ। उसी के बाद तो थोड़ा सा कबड्डी का जान बचा, नहीं तो सब तो भूल ही गया था कबड्डी होता है हमारे। असलम इनामदार। कितना बजे है? अच्छा, ये बताइए, 11:18 हो रहा है, तो 11:30 कैसे हो जाता है? हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ टीचर से ज्यादा जल्दी में स्टूडेंट है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। सिर्फ थीम लिख लीजिए, थीम लिख लीजिए, इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन। तीन बेंचमार्क होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। 134वां स्थान आया है भारत का। ठीक है, लेकिन टॉप 3 में कौन है लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। स्विट्जरलैंड का इंग्लिश भी स्विट्जरलैंड होता है। हाँ, सब पेन पटकने वाला। आखिरी देश, लास्ट कंट्री जो है वो है सोमालिया। चलिए, वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरो टूर्नामेंट में साथियान ज्ञानशेखरन, लेकिन इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा क्या है लिख लीजिए, किसको हराए हैं? भारतीय को हराए हैं। इनका नाम है मानव ठक्कर। किनको हराकर? तो भारत के मानव ठक्कर को हराकर। मानव ठक्कर। चलिए, अगला जो है महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? श्रीलंका में। कितना देश? 8 देश है। बहुत अच्छा। कौन कौन देश है? हाँ हाँ, महिला एशिया लिख लीजिए। नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, यूए। आप खाली पाकिस्तानी लिखिएगा, गजब हालत है। सारा खाली मुंह देख रहे हैं, बाकी पाकिस्तान लिखेंगे। यूएई, यूएई, भारत, पाकिस्तान। नेपाल बोल दिए शुरू में। आप देखिए, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी है। इधर 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 इधर। रिजर्व बैंक की स्थापना, क्योंकि 90वां स्थापना दिवस रिजर्व बैंक मना। देखिए कैसे जुड़ जाता है इकोनॉमिक्स से। रिजर्व बैंक 90 स्थापना दिवस मना रहा है। 1990 एस्टेब्लिशमेंट डे। अब है कि किस आयोग की संस्तुति पर इसका गठन हुआ है? तो हिल्टन कमीशन की संस्तुति पर। हिल्टन यंग कमीशन की कैसे करंट इकोनॉमी से जुड़ गया देखिए। साथे है, एक आगे छूट गया होगा गलती से। मिला भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, नेपाल, थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड साथे होता है। 2 2 4 2 6 7। एक मलेशिया है, मलेशिया है। भाई जीते कोई हो, हमारा पर्सनल खाली क्वेश्चन से मतलब है। हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, ज्यादा बताएंगे तो टेंशन। अगला में चलिए, हिल्टन और यंग कमीशन हो गया। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर कहता है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना? ये आंखों बंद कर दीजिएगा ना तो 21 जाएगा, लेकिन इसमें एक और अनुच्छेद जुड़ा हुआ है और वो है आर्टिकल 14, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 इतना ज्यादा विस्तारित हो चुका है कि वो सोना, खाना, पीना, रोना, टहलना सब कुछ को शामिल कर दिया मौलिक अधिकार। तो 21 समानता होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है? जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो स्वतंत्र। राज्य विशद रूप से ही आपकी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, नहीं तो आ जाएंगे बैंक में। अच्छा, हम बुलाते हैं इधर। चलिए आगे बढ़े। ये तो आसान है ना, आईजीआई होगा, आईजीआई होगा। हाँ, इंदिरा गांधी, आईजीआई होगा। सेकंड पे कौन है? मुंबई। तीसरा नंबर पे कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा थर्ड नंबर पर है। सेकंड नंबर छत्रपति है। हाँ, गए हैं मुंबई एयरपोर्ट, हमको सबसे अच्छा वही लगता है। उसका डिजाइन को बोला बड़ा अच्छा किया। केरल में जाइएगा ना तो ये रूम से बड़ा तो एगो पंखा लगाए हुए हैं, इतना ये डायना यहाँ इतना से उतना हो।
खैर घूमिएगा, कमाइएगा तो, नहीं कमाइएगा तो घर में बैठ के लड़िएगा, लड़ाइएगा। चलिए, जीना जस्टिस नाम है इनका। आगे बढ़ते हैं, समझाने वाला जहां नहीं है नहीं बात करेंगे। हाँ, जीना जस्टिस नाम है। कहता है भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर यूएवी FWD 200B किस संस्था द्वारा बनाया गया है? पक्का? यही तो हम देखना चाहते हैं। डिफेंस एंड रिसर्च एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी DRDO का एक विंग है, उसी द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए, अगला है साहित्य श्रेणी में और ऑटोग्राफी के लिए पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को दिया गया। इसको भी नहीं बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट का 19वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। चलिए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क होगा, नई दिल्ली नहीं, न्यूयॉर्क ये होगा। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अगला 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 रुक, आप तो ज्यादा एडवांस भागते हैं। कहता है एगो एगो आपका पोर्टेबल हॉस्पिटल गिरेगा ऊपर से, जहां युद्ध क्षेत्र है, आपदा जनित क्षेत्र है, वहां तो गाड़ी से नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो वहां पोर्ट हॉस्पिटल गिरेगा, यानी आसमान से गिराएंगे, जमीन पर जाके अटक जाएगा। उसमें सारी बेसिक सुविधाएं होंगी और इसका नाम कहलाएगा भीष्म। फुल फॉर्म लिखते भीष्म का। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर, भारत हेल्थ, पेन हिला लो तुम, पेन ऐसे से कर लो। हाँ, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, हिता एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, सहयोग SHYOG, सहयोग हिता एंड मैत्री, हिता एंड मैत्री, हिता एंड मैत्री, हिता HITA, हिता एंड मैत्री। हित को हिता कर दिया है, हित हिंदी में हित पढ़ेंगे, हित एंड मैत्री। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि कहाँ गया, AFC वोमेन्स एशिया कप 2026 होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2029 होगा उज्बेकिस्तान में। लिख लीजिए, 2029 उज्बेकिस्तान में, 2000। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है इनमें से कौन सी कंपनी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी 2024 से शामिल नहीं किया गया? इन्फोसिस। बाकी रिलायंस है, टाटा है और सीरम है, लेकिन ये भी दो अलग अलग कैटेगरी में। कैटेगरी कौन सा लिख लीजिए, टाटा समूह रिलायंस, टाटा समूह रिलायंस टाइटंस कैटेगरी में, टाइटंस, टाइटंस कैटेगरी। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है पाइनियर्स कैटेगरी में है, पाइनियर्स, पाइनियर्स, पाइनियर्स कैटेगरी में। टाइटंस, टाइटंस मूवी भी आया हुआ, टाइटन। नेटफ्लिक्स देखते हैं नहीं, है ना टाइटंस? नहीं देखते हुए कोई पाप नहीं करते हैं, वो टाइम पास है। चलिए, ये तो पता ही है। 108 कमल किशोर सोन। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी? यूनिसेफ, यूनिसेफ। बात बताया गया ना कि पूरे विश्व का 40% बच्चा तो भारत में है जो कुपोषण वाला है। कुपोषण वाला सबसे ज्यादा बच्चा विश्व में कहाँ है? भारत में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। स्थापना 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क।
चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उन्नीस सौ 46। चलिए अगला 110 का ये होगा। 111 पहुंचते। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? चाइना। इसको लाफिंग गैस ही बोला जाता है ना, ठीक है। लिख लीजिए, पहला नाम पे चाइना, दूसरे नाम पे भारत और तीसरे नाम पे यूएसए। हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ऐसे देखने लगा पाप पड़ दिए। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे भारत और तीसरे पे यूएसए। माथा पर हाथ नहीं लग रखते हैं। चलिए लास्ट है हमारा ना। देखिए ये है कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन। रात में ही कोई मैसेज किए थे, इस क्लास से किए थे या ऑनलाइन से आया था? आप किए थे ना? हाँ, क्योंकि जिस समय ये हुआ उस समय चर्चा हो गया, बाद में जाके ये समझौता नहीं हो पाया। तो ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देते हैं। ठीक, एक एक नंबर सब बढ़ा लीजिएगा। अब जब तक अंतरराष्ट्रीय रसिया था। अच्छा एक चीज और सुनिए, इस गलत नहीं होगा। काहे गलत नहीं होगा? काहे कि ये जो समझौता रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये अमेरिका के साथ भी होया हुआ है और जापान के साथ भी होया हुआ है, दक्षिण कोरिया के साथ भी होया हुआ है। तो ये आंसर कोई ना कोई हो ही जाएगा। हाँ, एक से अधिक हो सकता है। ठीक, उसका नाम अलग अलग है। हाँ तो ऐसे ही है करके, लेकिन एग्रीमेंट का स्वरूप वही। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्वेश्चन आंसर मेन है ना। एक बात याद रखिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा दिमाग का प्रयोग, क्योंकि क्लास का ही था ना कि देखिए ना क्वेश्चन सारा आउट नहीं जा रहा है, क्लास से ही आ रहा है, तो हम लोग बना सकते हैं। अटेंडेंस हुआ है? प्रियंका, सचिन, निखिल, करीना, निकी, बबीता, सुस्मिता, अजय, सुजीत, पवन, विनीता, सुरेश, विकी, हैज, अनु, सोनू, निश्चय, रोजी, विशाखा, विवेक, महफूज, कंचन, नेहा, सुमित, राहुल, चिंटू, जूली, आज जूली यानी कि नहीं आई है ना, आमिर, अमन, दिवाकर, साहब कहाँ से खोए हुए हैं, राशिद, राजीव, संतोष, सुशील, मयंक, ब्यूटी, राजीव, सोनम, सुशील, रिंकल, रिचा, नंदनी, सोनू, नेहा, सूरज, सूरज, बाकी नया नया जो जुड़े हैं कल से अटेंडेंस नया बनेगा। चलिए आप लोग इतना देर ठहर के पढ़े वो बहुत बड़ी बात है, कम से कम पढ़े तो है ना।
24। अब साहब आप सवेरे क्यों नहीं आते हैं? साइंस किनका किनका नहीं पढ़ा हुआ है? तो आप लोग सवेरे आए थे? आप लोग तो नहीं आए होंगे। आए थे। फिर आप लोग कल करवा देंगे। ज्यादा हम आप लोग पर हेडक नहीं देंगे, कहाँ परफॉर्म करें, हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। हमरा ना, हमार क्लास ना हमको इतना उठाता है और नंबर इतना लाता है कि हम देख ही भी नहीं पाए। नहीं, एवरेज नंबर हमारे क्लास का 30 से 35 है। और क्वेश्चन कैसा है? ऐसा है। कल कोई रो रहे थे करंट अफेयर मेरा नहीं आया है, ये नहीं आया। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछ के या तो क्वेश्चन दे दें हम, या फिर वैसा क्वेश्चन दे जैसा आता है। और अगर यहाँ नहीं ला रहे हैं तो अरे भाई एक सम्मानजनक लाइए, 70 लाइए, 70 तक एक सम्मानजनक। लेकिन हम लाएंगे 12 नंबर, 15 नंबर, 50 नंबर, कहेंगे कि ऐसे गड़बड़। ये आपका गड़बड़ है ही, क्योंकि आप रिवीजन पार्ट में नहीं गए हैं। छोड़िए, डेली एक ही भाषण कितना दिया जाए, जाइए।